Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर कटिंग टूल्स एंड मटेरियल्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने दो वीडियो डिस्कशन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड शेप ऑफ सिंगल पॉइंट टूल और सिंगल पॉइंट टूल के जो डिफरेंट कटिंग एंगल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज का जो वीडियो होगा उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैक एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रैक एंगल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्लियरेंस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के डिफरेंट एंगल्स के बारे में समझा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एंगल समझे थे, जिसमें हमने देखा था कि यदि हम किसी भी टूल को 3 प्लेन में डिवाइड करें, एक प्लेन तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दूसरा प्लेन है वर्टिकल प्लेन जो कि विड्थ के पैरेलल है, और एक वर्टिकल प्लेन है जो लेंथ के पैरेलल है। यदि हम इस टूल को इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो हमें डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रैक एंगल है। तो रैक एंगल को समझने से पहले हम ये देखते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रैक सरफेस कहलाता है। जो टूल का टॉप सरफेस है उसको रैक सरफेस कहते हैं। तो रैक एंगल क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन द टॉप फेस, रैक फेस जो होती है टॉप फेस, उस वो टूल की रैक फेस और एक रेफरेंस प्लेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक रेफरेंस प्लेन बनाया है। ये रेफरेंस प्लेन वर्क सरफेस के नॉर्मल रहेगा और ये कटिंग एज पे बनता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो रैक एंगल कहलाता है, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं इस डायग्राम में। क्लियरेंस एंगल क्या होता है? क्लियरेंस एंगल, जैसा कि आपको पता है, टूल की जो दूसरी सरफेस है, ये वाली सरफेस जिसको फ्लैंक फेस कहते हैं, वो और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, जो कि वर्क सरफेस कटिंग एज से ओरिजिनेट होगी। वो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जो कि अल्फ़ा से डिनोट करते हैं जिसको। ठीक है, अब इस क्लियरेंस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़ प्रिवेंट द फ्लैंक फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वर्क। जो आपकी ये जो सरफेस है टूल की, जिसको हम फ्लैंक बोलते हैं, यदि हमने ये क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड नहीं करवाया तो ये जो फ्लैंक सरफेस है ये टूल्स के साथ रब करेगी, है ना। तो हमें थोड़ा सा एक क्लियरेंस एंगल देना पड़ता है, जिसके कारण इस क्लियरेंस देने से क्या होता है, कटिंग एज होती है जो टूल की, वही सिर्फ वर्क मटेरियल के कांटेक्ट में आती है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 से 8 डिग्री क्लियरेंस एंगल हमको देना पड़ता है ताकि कटिंग हो सके। अब हम देखते हैं रैक एंगल। जो रैक एंगल के क्या इफ़ेक्ट हैं, उससे पहले आप देखिए यहाँ पर एक ये तो हो गया आपका रैक एंगल, ये हो गया क्लियरेंस एंगल। एक ये एंगल है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसको लीप एंगल या वेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो टूल की स्ट्रेंथ को बताता है। इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 90 डिग्री होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इफेक्ट ऑफ द रैक एंगल्स। अब हम देखते हैं कि रैक एंगल का इफेक्ट क्या पड़ता है। अब ये एंगल जो हमने गामा से शो किया है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब कितना होगा ये देखते हैं। द एंगल साइज सिलेक्शन, जो एंगल साइज का सिलेक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल है उसकी कौन से मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं। यदि हमें सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो ग्रेटर एंगल का चुनाव करेंगे, और यदि हमें हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो हम स्मॉलर एंगल का चुनाव करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल काटना है तो ये गामा है, ये यहाँ तक हो सकता है, ये गामा की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। यदि हमें हार्ड मटेरियल को काटना है तो हमें इसकी वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है, यदि एल्यूमिनियम है, यदि उसको हमको उसमें हमें मशीनिंग करनी है तो हमें स्मॉलर रैक एंगल की ज़्यादा रैक एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन। ठीक है, अब देखिए, यदि हम रैक एंगल को बढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या क्या इम्प्रूव होता है? इम्प्रूव द कटिंग एक्शन। जैसे ही हमने रैक एंगल को बढ़ा दिया तो हमारा कटिंग एक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। पर एक चीज़ और है, जैसे जैसे देखो, यहाँ तो हमें ये क्लियरेंस एंगल तो रखना ही पड़ेगा, मैंने आपको बताया ये तो 6 से 8 डिग्री रखना ही पड़ेगा। यदि आपने रैक एंगल को बढ़ा दिया तो ये जो बीटा है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और ये बीटा क्या बताता है? ये बीटा शो करता है कि टूल की में
कितनी स्ट्रेंथ है, ये टूल की स्ट्रेंथ को शो करता है। यदि हमने रैक एंगल को ज़्यादा कर दिया तो टूल वीक हो जाएगा, जिससे कटिंग एज भी वीक हो जाएगी। अब द नेगेटिव बैक रैक एंगल विल बी इंक्रीज द टूल फोर्स टू सम एक्सटेंडिंग। यदि हम मान लीजिए ये जो आपका एंगल है यहाँ पर, ये टूल की सरफेस यूँ होती, ये टूल इस प्रकार से होता, तो ये जो एंगल होता है ये नेगेटिव रैक एंगल कहलाता है। मतलब ये इस नॉर्मल लाइंस के इधर निकल जाए, ठीक है, तो नेगेटिव रैक एंगल कहलाता है। जब हम नेगेटिव रैक एंगल की बात करते हैं तो क्या इससे क्या इंक्रीज होता है, टूल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रकार दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी में बी रेक्टिफाइड बाय द गिविंग एडिशनल सपोर्ट टू द कटिंग एज। अब आपका टूल फोर्स इंक्रीज हो गया, इस प्रकार की डिफ़िकल्टी को रिमूव करना है या उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे करेंगे कि हम कटिंग एज को कुछ एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके। अब जब भी आप कार्बाइड टूल को डिज़ाइन करते हो तो नेगेटिव रैक एंगल के साथ ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देयरफॉर किसी भी सूटेबल रैक एंगल, हमें ज़्यादा रैक एंगल रखना है, नेगेटिव रखना है, ये चीज़ जो है सूटेबल रैक एंगल कितना होगा, इससे हमें टूल की कटिंग एक्शन और उसकी स्ट्रेंथ के बीच में हम कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको सेट करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने रैक एंगल को बढ़ाया तो टूल थोड़ा वीक हो जाता है। अब हम ये देखते हैं पॉजिटिव रैक एंगल और नेगेटिव रैक एंगल और जीरो रैक एंगल। पहले आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो रैक एंगल है ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव रैक एंगल। मतलब आपका जो ये टूल की जो ऊपर वाली फेस है और ये जो नॉर्मल है, इसके ये वाली फेस और नॉर्मल के बीच का एक एंगल बन रहा है, पॉजिटिव रैक एंगल बनाता है। यदि ये टूल की जो ऊपर वाली रैक फेस है, यदि ये नॉर्मल लाइन के इधर चली जाए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये इधर चली गई इस लाइन, और आपका ये जो नॉर्मल है इसके बीच का एंगल बना तो वो नेगेटिव रैक एंगल कहलाता है। यदि इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बना तो वो जीरो रैक एंगल कहलाती है। अब कोई भी टूल है पॉजिटिव रैक एंगल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब टूल की जो फेस है, ये टूल की जो फेस है ये कटिंग एज से दूर होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी कटिंग एज है और ऐसा कुछ आपका टूल बनेगा जो आपको ये यहाँ पर बनेगा। ये जो कटिंग एज है यहाँ पर आपको दिख नहीं पा रही, यहाँ पर ये पॉइंट की फॉर्म में है, दिख रही है, ये अंदर की तरफ ये लाइन जा रही है। तो आपका जो पॉजिटिव रैक एंगल है वो जो ये टूल की जो रैक फेस है, ये कटिंग एज से इसका जो स्लोप है वो अवे होगा, दूर होगा, है ना, और स्लांट्स टूवर्ड्स द साइड ऑफ द टूल की साइड में होगा ये फेस जो होगी, तो ये पॉजिटिव रैक एंगल कहलाता है। अब पॉजिटिव रैक एंगल कब कब रिकमेंड किया जाता है, यदि हमें कोई हार्ड वर्क मटेरियल मशीन करना है। इस आप कंफ्यूज मत होइए, पहले मैंने आपको यहाँ बताया था ग्रेटर रैक एंगल, ये रैक एंगल पॉजिटिव है, पर मगर इसको हम जब बढ़ाते हैं तब हम सॉफ्ट मटेरियल को कट करने मशीनिंग करने के लिए पॉजिटिव रैक एंगल को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर है, यदि हमें पॉजिटिव रैक एंगल कितना भी हो वो कब रिकमेंड किया जाता है, जब हमें वर्क मटेरियल को कोई हार्ड वर्क मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करनी हो, या फिर लो स्ट्रेंथ की फेरस या नॉन फेरस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करनी हो, तब भी हम पॉजिटिव रैक एंगल का यूज़ करते हैं। दूसरा, यदि कोई स्मॉल डायमीटर की लॉन्ग शाफ्ट है, इसके ऊपर यदि हमको टर्निंग करनी है तो हमें पॉजिटिव रैक एंगल चाहिए होगा। या फिर कोई जब हम मशीनिंग कर रहे हैं मेटल्स के ऊपर विद द लेसर कटिंग स्पीड, रिड्यूस कटिंग फोर्स और पावर, कटिंग फोर्स यदि हम कम करके और पावर का कम यूज़ करके लेस कटिंग स्पीड पर हम कोई मशीनिंग करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव रैक एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर कोई ऐसा मेटल जिसकी में स्मॉल मशीन टूल, हम जब स्मॉल मशीन टूल रख रहे हैं तो उससे लो हॉर्स पावर कंज्यूम होगी, ठीक है। वाइल मशीनिंग द जॉब मेटल यूजिंग स्मॉल मशीन टूल इंक्लूड लो हॉर्स पावर। यदि आपको कोई ऐसी मशीन टूल के साथ आप वर्क कर रहे हैं जिसकी लो हॉर्स पावर है, तब भी हम पॉजिटिव रैक एंगल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं जीरो रैक एंगल क्या होता है। जीरो रैक एंगल का मतलब ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर यदि आपकी फेस ऑफ द टूल
नॉर्मल के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाती है और या कोई भी स्लोप नहीं होता है तो हम उसको जीरो रैक एंगल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो सैंक है जिसकी अपर सरफेस है वो यदि उस प्लेन के पैरेलल है तो जीरो रैक एंगल कहलाता है। जीरो रैक एंगल मान लो कि कोई ब्रास, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। द टर्निंग टूल्स फॉर ब्रास, ब्रास के लिए जो टर्निंग टूल यूज़ किया जाता है वो जीरो रैक एंगल के साथ यूज़ किया जाता है। एज द मेटल इज रिमूव्ड इन शॉर्ट चिप्स एक्सर्टिंग लिटिल कटिंग प्रेशर ऑन द टूल फेस। इस मशीनिंग के दौरान जो आपकी चिप्स प्रोड्यूस होगी वो शॉर्ट चिप्स होगी, वो टूल फेस के ऊपर कुछ लिटिल प्रेशर डालती है। जीरो रैक एंगल इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। अब आपको पता है, यदि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया था, यदि आपने ये वाला जो टूल है इसकी तो इतनी ये एंगल है, यदि हमने ऐसा कुछ बना दिया तो आपकी टूल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। और ये प्रिवेंट करेगा, जीरो रैक एंगल प्रिवेंट्स द कटिंग एज फ्रॉम डिगिंग इनटू द वर्क। है जीरो रैक एंगल आपका वर्क के अंदर डिग करने से, आपकी कटिंग एज को डिग करने से प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट्स द कटिंग एज फ्रॉम डिगिंग इनटू द वर्क। अब हम देखते हैं नेगेटिव रैक एंगल। एक कोई भी टूल है जो नेगेटिव रैक एंगल के साथ है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जो नेगेटिव रैक एंगल है, ऐसा कोई टूल है तो इसका कहने का मतलब है कि जब टूल की फेस है वो कटिंग एज से अवे है, मतलब कटिंग एज, यहाँ पर कटिंग एज है उससे दूर जा रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए, एंड स्लांट्स अपवर्ड, ये देखिए स्लांट्स अपवर्ड टूवर्ड्स द साइड ऑफ द टूल, है ना। तो नेगेटिव रैक एंगल को कब रिकमेंड किया जाता है? जब हमें हाई स्ट्रेंथ अलॉय की मशीनिंग करनी हो, कोई ऐसा मेटल ले लिया जिसकी मशीनिंग करनी है और वो हाई स्ट्रेंथ अलॉय का बना हुआ है, उसकी मशीनिंग करने के लिए हमें नेगेटिव रैक एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। मशीनिंग द मेटल्स विथ हाई कटिंग स्पीड, हाई कटिंग फोर्स एंड पावर। यदि आप कोई मेटल्स की मशीनिंग कर रहे हैं और वो मशीनिंग हाई कटिंग स्पीड के साथ कर रहे हैं या हाई कटिंग फोर्स के साथ कर रहे हैं या हाई पावर के साथ कर रहे हैं तो नेगेटिव रैक एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि हम मशीन टूल्स, यदि आपका मोर रिजिड है तब भी हम नेगेटिव रैक एंगल की जरूरत पड़ेगी। टू गिवन द हैवी एंड इंटरप्टेड कट, आपको हैवी और इंटरप्टेड कट देना है तब भी हमें नेगेटिव रैक एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब हमें फीड रेट हाई देनी होती है तब भी हमें नेगेटिव रैक एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप आज हमने रैक एंगल का इफेक्ट देखा, क्लियरेंस एंगल की इंपॉर्टेंस को समझा, पॉजिटिव रैक एंगल का कब यूज़ करते हैं, जीरो रैक एंगल कब यूज़ करते हैं और नेगेटिव रैक एंगल कब यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स ऑफ हीट इन द मेटल कटिंग, इसके बारे में समझेंगे कि हम जब भी मेटल कटिंग करते हैं तब जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।